सब बोलते हैं ना सिलेबस मुंह पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मैं उसका आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। मेंस और प्रीलिम्स दोनों का मूल मंत्र यही है, जो लाइफ की फिलोसफी है वो एग्जाम की फिलोसफी होनी चाहिए। और आपकी पेन ही डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी स्पीड का। सिली मिस्टेक्स होती है वो इसलिए होती है कि एक बार हम किसी चीज को देख लेते हैं वो हमें ब्लड मेमोरी हो जाती है। अब प्रीलिम्स का करंट अफेयर और मेंस के करंट अफेयर में मैं थोड़ा अंतर बताता हूँ आपको। हमारा हाथ इतना तेज चला है हमारे ब्रेन से ज्यादा, क्योंकि ब्रेन तो काम करता नहीं है। शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। अगर मैं क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको बताऊं, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, 2 मार्कर। ये आप यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी देखिएगा, एमपीपीएससी टॉपर्स की भी देखिएगा। उनका 70 से ऊपर भी आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आ रहा है तो आप प्रबल दावेदार हो, आप मेंस लिखोगे। हेलो, गुड आफ्टरनून, हैव योर सीट, सिट डाउन, सिट डाउन। देखो, आपके पास सामने आज 2024 के एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, है ना। अब तो ऑफिसर हैं, पहले एक कैंडिडेट थे। एक एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है इसमें इनको असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पद मिला है। अनिल नागर जी हैं आपके सामने। और सबसे बड़ा इशू है इनको बुलाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, इनका स्ट्रगलिंग लाइफ। देखिए क्या है, इन्होंने अभी तक 6 अटेम्प्ट दिए हैं पीएससी में। उसमें से 5 टाइम्स ही अपीयर्ड इन मेंस एग्जामिनेशन एंड 4 क्लियर्ड। आउट ऑफ 5 मेंस 4 टाइम्स ही हैज क्लियर्ड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। उसमें से भी 2 के स्टिल रिजल्ट्स आर पेंडिंग, 2022, 2023। ही इज इन प्रोविजनल लिस्ट इन दोस इंटरव्यूज। तो 2 रिजल्ट अभी पॉकेट में हैं एंड इन 1 ही हैज सिलेक्टेड। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिम इज he got 744 marks in means examination in 2024, 744. That means वो इतना अच्छा नंबर होता है। और टॉप 10 में भी इवन 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे ज़्यादा हैं। एक इंटरव्यू में थोड़ा सा नंबर कम है, उसके कारण पोस्ट जो है वो गिर जाती है। बट अगर मेंस आपका बहुत सॉलिड है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मतलब टुडे विल मेनली फोकस ऑन मेंस आंसर राइटिंग सेशन कि हाउ ही हैज क्लियर्ड 4 टाइम्स मेंस एग्जामिनेशन आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ हिम और यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग स्पेशली इन मेंस। तो नाउ आई विल गिव माइक टू मिस्टर अनिल और यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेंस स्ट्रेटजी, है ना। ओनली 1-to-1 सेशन इज देयर, दैट्स ऑल योर्स। थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा जैसे सर ने बताया है कि 5वां मेंस था और 6ठा प्रयास था और ये 4था इंटरव्यू था जो कि सक्सेसफुल रहा है लास्ट में। और जो मुझे पद मिला है वो अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का है, जिसमें 3 पद होते हैं। मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एटीओ होता है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, एपीओ होता है असिस्टेंट पेंशन ऑफिसर एंड तीसरा पद होता है ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर। सो ये मुझे मिला है और अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे इन तीनों में से कौन सा पद दिया जाएगा। तो बेसिकली सर ने मुझे बताया है कि आप लोग या तो अटेम्प्ट देने वाले हैं 2026 का, या आप में से कुछ लोग दे चुके हैं 2025 का। तो उस संबंधित जो स्ट्रेटेजी मुझे बताने को बोला गया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने फॉलो किए, जो जेन्युइनली जो आप लोग उससे कुछ सीखोगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। बाकी जो आपके क्वेश्चंस रहे, और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट की एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अपने आप को देखिए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी में कंफर्ट हो और कौन सी स्ट्रेटेजी में फिट बैठते हो, तो उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। जैसे हमारे एग्ज़ाम में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो मैं अब बताता हूँ। प्रीलिम्स में बेसिकली आपको एमसीक्यू सोल्व करना पड़ता है और मेंस में लिखना पड़ता है, और इंटरव्यू में आपने जो भी ज्ञान अचीव किया है उसको तार्किकता के साथ और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से आपको बताना होता है। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के कुछ बेसिक जो मंत्र होते हैं स्टडी के अलावा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करें। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करोगे आपका एनालिटिकल स्किल बढ़ेगी और आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ एक ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ेगी जो कि आपको मेन एग्ज़ाम में काम आएगी। क्योंकि जब हम मेन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस वक्त हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते एक दिन पहले। तो उस एक दिन पहले रिवाइज पूरा नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि हम उस एक दिन अच्छा परफॉर्म करें। 100 क्वेश्चन में से लगभग हम 60 से 65 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूजिंग होते हैं लिटिल बिट, मतलब 50-50, 70-80, 80-20 ऐसा होता है, और बाकी के जो कुछ होते हैं वो हमसे बनते नहीं हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही होना चाहिए
कि हम जो 65 से 70% क्वेश्चन है जो सबसे बनते हैं, इजी होते हैं, उन्हें कंप्लीट करें और उनमें गलतियां ना करें। और उस गलतियों से तभी बचा जा सकता है जब आप यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हो और टेस्ट सीरीज लगाते हो, टेस्ट लगाते हो, तो वो लगाइएगा। उससे आपकी जो 70% की जो गलतियाँ होती है वो गलतियाँ नहीं होगी। और उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो कंफ्यूजिंग आपको यहाँ पे अगर टेस्ट देने जाओगे तो आपको यहाँ पर भी होंगे और वो वहाँ पर भी होंगे। तो उससे बचने का भी एकमात्र तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए। बेसिकली मैं आपको बताऊं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों का मूल मंत्र यही है कि मेंस में आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे, और प्रीलिम्स में जितने ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको प्रीलिम्स से नंबर आएंगे। ये है मेन स्ट्रेटजी इसकी कंटेंट के अलावा। बाकी कंटेंट में आप किसी भी कोचिंग का एक कंटेंट पढ़िए, जिसके बाद करंट अफेयर से अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि जब से ये 10 यूनिट आई है और करंट अफेयर का एक अलग सेक्शन जुड़ा है तो वहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं और अमूमन वहाँ से गलत होते हैं। मेरा 2025 का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, कारण यही था क्योंकि मेरा 2022 का उस टाइम पे इंटरव्यू था, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाया था, परंतु मेरे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो बहुत गलत हो गए और मेरा एक क्वेश्चन से रुक गया। 74 मुझे क्वेश्चन थे। तो अब जैसे करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है तो उसे लास्ट के लिए मत बचाइएगा, कंटिन्यू आप पढ़िए। और कंटिन्यू भी पढ़े के हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और वन लाइनर आते हैं। आप पीवाईक्यूज देखिएगा, पीवाईक्यूज में आपको पता चलेगा कि किस किस डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने अदर जगह बोला है कि आप करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिएगा और वो सतत आप पढ़ते रहिएगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जब से आप तैयारी स्टार्ट करें तब से पढ़िएगा। फिर बोलते हैं कि यार इतना सारा करंट अफेयर्स हो जाता है तो हम उसको कंप्लीट कैसे करें। उसको कंप्लीट करने का एकमात्र तरीका है एमसीक्यूज। आप पीवाईक्यूज देखिए, पीवाईक्यूज देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है वहाँ से एमपीपीएससी और अदर जो भी एग्जाम्स होती है वो वो अपना करंट अफेयर्स पूछते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, हमेशा एक महिला से क्वेश्चन वो पूछता है करंट अफेयर्स में, या तो कहीं अपॉइंटमेंट हुआ हो या कोई किसी महिला ने अचीवमेंट ली हो। एक डिफेंस से क्वेश्चन आता है कि कहीं पे कोई मतलब लाइक एक्सरसाइज हुई हो या कुछ भी हुआ हो, जैसे सीडीएस पूछा था पिछली बार, उसके 2-3 बार वो एक्सरसाइज के बारे में पूछ चुका है, 2 पोर्शन। तीसरा होता है वो इंस्टीट्यूट के बारे में पूछता है, कोई सा भी एक इंस्टीट्यूट पूछ लेगा। चौथा क्वेश्चन मतलब लगभग करंट अफेयर्स में वो स्पोर्ट्स से पूछता है। पहले चूंकि स्पोर्ट्स का एक अलग सेगमेंट ही हुआ करता था जिसमें इंस्टीट्यूशन पूछते थे, वो सब आते थे, अब चूंकि वो हटा दिया है तो स्पोर्ट्स में वो सिर्फ करंट पूछ रहे हैं। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप करंट अफेयर्स को बेटर तरीके से कर पाओगे। हर कुछ भी मत पढ़िएगा कि अपन, मतलब ऐसा बोलना शायद नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, बट मैं बताता हूँ कि झारखंड की कोई स्कीम लॉन्च हुई, हम वो याद कर रहे हैं सब, स्पीड हम अंत में पढ़ेंगे तो झारखंड में कुछ हुआ है, कुछ लाइक मैं स्टेट का उदाहरण बता रहा हूँ आपको, तो वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता है। हमको प्राइमरी फोकस रखना है एमपी के करंट अफेयर्स पर, एमपी का करंट अफेयर्स, और उसके बाद फोकस रखना है हमें अपना नेशनल और इंटरनेशनल पे। और नेशनल और इंटरनेशनल पर भी ये 2 पोर्शन 3 पोर्शन आप देखिएगा, पीवाईक्यूज देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सोल्व करना है। तो प्रीलिम्स में 10 यूनिट में से आपको एमपी कभी गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि हम जैसे करंट 10 यूनिट करते हैं, अंत में होता है कि 10 यूनिट में से कौन सी को रिवाइज करें, कौन सी को नहीं करें। ये सुनिश्चित कीजिएगा कि 10 यूनिट में से जैसे एमपी की दोनों यूनिट, करंट अफेयर्स, ट्राइब्स, साइंस और ज्योग्राफी, ये 5 से 6 यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो किसी की गलत नहीं होती है। जो भी एमपीपीएससी एस्पायरेंट है वो उससे कभी गलत नहीं होती, जो मेंस भी पढ़ चुका है इवन। तो आप ये करिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो किसी से गलत ना हो। हमेशा कट ऑफ भी वो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं पेपर के, कितना टफ है कितना इजी है, उसी आधार पे डिसाइड होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अचीव करते हैं, परंतु जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो अमूमन जो हमारे एवरेज क्वेश्चंस होते हैं उससे ही होता है। तो आप ये सुनिश्चित करना और ये इस बात का ध्यान रखना कि बेसिक कभी गलत ना हो। और जो सिली मिस्टेक्स होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। मेरा 2021 का प्रीलिम्स नहीं निकला, आप यकीन नहीं मानेंगे, भोपाल गेस्ट ट्रेजिडी वाला क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ। मैंने लगा दिया पहले सही, चूँकि रिवाइज नहीं कर पाया था। उस टाइम पे भी मेरा मेंस था और 20 दिन बाद प्रीलिम्स था, रिवाइज नहीं कर पाया, पता नहीं क्या मन में आया, कंफ्यूज हो गया। 71 कट ऑफ गए, मुझे 70 क्वेश्चन सही थे, मैं बाहर था 2021 के प्रीलिम्स में।
ये सिली मिस्टेक होती है जो हम एक बार कट करके दूसरा आंसर चेंज करते हैं। ये आप टेस्ट सीरीज में भी फील करोगे। सो इस बात को भी पक्का ध्यान रखिएगा, कभी भी एक बार आपने लगा दिया, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, काट के लगाओगे, बाकी 8 गलत होंगे। क्योंकि ये हमारी मेमोरी होती है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें हमारी ऑब्जर्वेशनल पावर होती है। एक बार हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, वो हमें ब्लड मेमोरी हो जाती है, बहुत कम हमें याद रहता है उसमें। तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे जब टेस्ट देने जाओ, जब आप लगाओगे तो आप पाओगे कि बहुत बार आप काट के गलत करोगे और वो सही होगा। इसलिए कभी भी ये गलती मत करना। प्रीलिम्स हर बच्चे का निकल सकता है, जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। हम बाहर होते हैं हमारी गलतियों की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से और लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। तो आप ये बेसिक चीज़ें थी जो अमूमन हम गलती करते हैं। बाकी कंटेंट की मैं बात करूं आपसे, तो किसी भी एक कोचिंग का कोई सा भी कंटेंट पढ़िएगा, उसमें 10 यूनिट कवर कीजिएगा। उसके साथ साथ एक स्पीडी पढ़ना लास्ट में, जब आपका प्रीलिम्स होने वाला होता है, उस दिसंबर में आती है वो लास्ट में आप स्पीडी से रिवाइज करने के लिए पढ़िएगा। ये गलती मत करना कि हम करंट अफेयर्स को अंत में पढ़ें और 1-2 महीने में 1-2 बार रिवाइज करके उसको हम सोल्व करें, नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें पूरा फैक्ट पढ़ना होता है, हर नाम याद करना होता है, हर जगह याद करनी होती है, डेट याद करनी होती है, डेटा याद करना होता है, स्कीम याद करनी होती है। तो वो तभी होगा जब आप सतत पूरे थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहोगे। और थ्रू आउट द ईयर पढ़ने का तरीका आपको मतलब ये यूज़ कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे हर कोई डालता है 10 MCQs 15 MCQs डेली के डालता है। तो आप कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी में लिखिएगा, और जब आप एक बार लिख लोगे, दूसरे दिन आप एक बार भी अगर देख लोगे तो वो आपको याद रहेगा। तो ये प्राइमरी फोकस, जहाँ से हम बाहर होने की हमारी प्रबल संभावना बन जाती है, वो कम हो जाएगी जब हम करंट अफेयर्स में अच्छा अचीव कर पाएंगे। 2024 में जब मुझे 2 से 3 महीने प्रीलिम्स के मिले थे, जिसमें मेरा ये 6 क्लियर हुआ है, उसमें मेरे करंट अफेयर्स के 10 में से 9 क्वेश्चन सही थे। रीज़न यही था क्योंकि मैं अपनी पास्ट की गलतियों से सीखा था और मुझे टाइम मिला था। मैंने उन 3 महीने में खूब करंट अफेयर पढ़ा और मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई, जहाँ से मुझे लाइब्रेरी में पेपर मिल जाता था मैं सोल्व करता था, क्योंकि वही एक सोल्यूशन है अच्छे नंबर पाने का। उसके बाद आप एमपी करिएगा, जिसके बाद में आप ट्राइब्स का अच्छा करिएगा, क्योंकि ट्राइब्स में अमूमन 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन में से आप लोग 6 क्वेश्चन कोई भी हर एक्सपेरिमेंट सही कर सकता है। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स, उनके फेस्टिवल्स, उनके रिचुअल्स सेम होते हैं, तो वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे कतई नहीं बनेंगे, कोई सी किताबों में नहीं होगा, उसके लिए कभी लोड मत लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में भी यही होगा, 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 75 बनेंगे और 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़े बहुत पते होंगे और 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि उन 20 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतारिएगा और उनको याद करिएगा, ताकि आपको उस पेपर से 100 क्वेश्चन याद हो जाए। इसके अलावा साइंस पढ़िएगा, साइंस ईजी आती है, बहुत टफ नहीं आती है, उसको प्रॉपर रिवाइज करिएगा और साइंस को कोशिश करिएगा मेंस के नोट्स से पढ़ो, क्योंकि साइंस में हम फैक्चुअल बहुत कम याद कर पाते हैं, रट पाते हैं। मेंस में चूंकि हमें साइंस है, तो कोशिश करना कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के, हाँ ये मैं आपको बताऊं कि जैसे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के जो कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, उनको आप मेंस के नोट्स में ऐड कीजिएगा। मैं रीज़न बताता हूँ आपको। जैसे आपने हिस्ट्री में डायनेस्टी पढ़ी, प्रीलिम्स में आपने डायनेस्टी पढ़ी, अगर दोनों को अलग अलग पढ़ोगे तो वो दोनों का अलग अलग सेक्शन होगा। आप प्रीलिम्स पढ़ोगे, मेंस जब देने जाओगे तब याद नहीं रहेगा। अगर वही चीज़ मेंस में रहेगी तो आप अच्छे से उसको कवर कर पाओगे। तो इसलिए हर ये 2-3 स्टार्टिंग के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप प्रीलिम्स का और मेंस का कंबाइनली पढ़ सकते हो। और एक बात ये भी है कि इनमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मतलब हम अमूमन सभी लोग, मेरे दोस्त वगैरह सभी, कि प्रीलिम्स अलग पढ़ लिया, फिर मेंस के नोट्स अलग है और इंटरव्यू टाइम चलो वो सेक्शन अलग ही होता है। उससे होता क्या था कि मेंस में जब हम लिखने जाते थे तो फैक्ट भूल जाते थे उसकी। कुछ जैसे कि कुछ जी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हम जैसे कि हुक वर्ड्स होते हैं जो हम लिखते हैं। मान लो उदाहरण ही बताता हूँ, मेंस में क्वेश्चन आया जेपी नारायण जी के बारे में, उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में बोला। उन्हें उनके बर्थडे पे सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी उनको कहा जाता है और सेव डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। ये आपने मेंस में पढ़ लिया। वहीं आप जाओगे 2019 या आई थिंक 2019 में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में किसने बोला, तो जेपी नारायण जी थे और महात्मा गांधी जी भी थे। तो इससे यही समझ में आता है कि हमें दोनों को मतलब सेपरेट नहीं पढ़ना है, कंबाइंड करके पढ़ना है।
जब कंबाइन करके आप पढ़ोगे तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे प्रीलिम्स की किताबों में नहीं होते हैं, वो मेंस की किताबों में होते हैं। जैसे इस बार 2025 में ठाकुर रणमत सिंह का फांसी दी गई थी, वो आया था। प्रीलिम्स की किताबों में होता है परंतु हम पढ़ते नहीं हैं। मेंस में हम उसको इसलिए पढ़ते हैं कि ठाकुर रणमत सिंह के बारे में अगर 7 मार्कर में आया, 14 लाइन हमें लिखनी है, तो उनका कब उनको शहीद हुए हैं वो भी लिखना पड़ता है और वहाँ से हम याद करते हैं। तो ऐसा सोचिएगा आप कि दोनों को कंबाइंड नोट्स बनाएं और जब भी आप टेस्ट सीरीज देने जाओ, जहाँ से भी आपको फैक्ट मिले, डेटा मिले, वो आप उस पर ऐड करिएगा, तो आप मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये प्रीलिम्स में, जिसके बाद में मतलब आप लाइक सबसे पहले तो कंटेंट आपका कम रखिएगा, उसको मोर एंड मोर रिवाइज कीजिएगा, एमसीक्यू सोल्व भी कीजिएगा और करंट अफेयर्स डेली पढ़ते रहिएगा। ये मुझे लगता है कि जो मैंने फॉलो किया है और मैंने आपको बताया है। बाकी मेरा प्राइम फोकस हमेशा से टेस्ट सीरीज पर रहा है, मैंने जितने हो सका, क्योंकि जो हमारे पास नोट्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं कभी कभार। अभी तो हालांकि इंग्लिश मीडियम के हो आप सब लोग, उस टाइम पे 2020-21 में बहुत कम नोट्स हुआ करते, इंग्लिश मीडियम के होते ही नहीं थे। इसी आकार आईएएस के हम इकोनॉमी के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नोट्स बनाते थे मेंस के। अभी तो चूंकि आपके पास सब आ गया है, और फिर भी अगर आपको कमियां लगती है किसी कोचिंग से, और जिसके बाद में किसी भी कोचिंग का, आप एक जगह स्ट्रिक्ट में रहेगा कि आप जैसे यहाँ पढ़ रहे हो तो यहीं के नोट्स आप देख रहे हो। मैं कौटिल्य से पढ़ा, पर मैंने हर कोचिंग के नोट्स यूज़ करे, क्योंकि हर जगह हमें कंटेंट अलग अलग मिलता है और हमारे PYQs के आधार पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से करना है। तो प्रीलिम्स की बेसिकली यही स्ट्रेटजी है। बाकी अब मैं मेंस का बताता हूँ और आपके क्वेश्चंस आप पूछ लीजिएगा, या आप प्रीलिम्स का पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं मेंस का बताता हूँ आपको। कुछ आपका डाउट हो या कैसे करना हो कुछ भी, थोड़ा आवाज़ प्लीज़। हाँ हाँ, देखो इसका रीज़न यही है कि एक तो रिवीजन की कमी, और एक मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी ज़्यादा, क्योंकि टाइम की कमी थी मेरे पास। मैंने 2022 का मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू पढ़ता रहा। असल में मेरे साथ ये भी हुआ, और हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे, 1 साल में 3 मेंस, 1 साल में 3 इंटरव्यू, और उसी टाइम पे प्रीलिम्स। जब 2022 का मेंस था 8 जनवरी से 17 दिसंबर को 2023 का प्रीलिम्स था। 2022 का जब इंटरव्यू था 6 तारीख को, 6 जनवरी को, उसके जस्ट बाद 16 फरवरी को प्रीलिम्स था। और ये 2020 से चलता आ रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं इस साइकिल में उलझा हुआ था और कम्प्लीटली कर रहा था। परंतु इसका एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन यही है कि आपको कंटेंट पता रहता है, बट आप MCQ सोल्व कीजिएगा। जितने ज़्यादा MCQs और PYQs तो मैं कहूँगा कि आपका लिए मतलब हमेशा आपकी किताब वो होनी ही चाहिए आपके पास, जब मन करे उसको देख लिया, और हर PYQs को आपके मेंस के नोट्स में आप उसको छाप लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो PYQs होते हैं, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मेंस में पूछे जाते हैं। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताता हूँ जो टफ क्वेश्चन आए थे। एक सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार बनी थी, वो पहले प्रीलिम्स में पूछा, पहले मेंस में पूछा, फिर प्रीलिम्स में पूछा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ई गवर्नेंस में 4 स्टेज आया था। क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स में आया, पहले मेंस में आया, फिर प्रीलिम्स में आया। और हाल ही में एक क्वेश्चन 2024 या 25 में आया, थोना लुहारी हत्याकांड आया एक, और वो डेफिनेटली आएगा, आपको मेंस में देखने को मिल जाएगा 2 मार्कर में। तो आप ये भी करिएगा, जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया है और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में नहीं है, उनको 2 मार्कर के हिसाब से लिख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। और जो हम वहाँ एग्ज़ाम में मेंस में कुछ हमसे नहीं बनती चीज़ें, तो वो ऐसे कवर होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व कीजिए, बस प्रीलिम्स का एक ही रामबाण मुझे लगता है इलाज है। हाँ हाँ हाँ, देखो उसका एक तरीका, एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कहाँ गलत हो रहा है। जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पॉलिटी में, MP में, ज्योग्राफी में, और ट्राइब्स तो हो जाता है अमूमन, और साइंस में, इन 4-5 जो यूनिट्स है, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आयोग में जो पेपर बनता है वो MP का इतना इजी बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन हार्डली टफ होते हैं, बाकी सब इजी होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा, पता करिएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। जब अगर आप 75 कोचिंग में यहाँ अचीव कर रहे हो, तो मेरा पक्का विश्वास है कि आप मेन एग्ज़ाम में 80+ हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पेपर थोड़ा कभी कभी टफ आता है, वहाँ इजी आता है, और वहाँ इजी
आने का एक ये भी रीज़न होता है क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है और हम गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार रिवीजन नहीं हो पाता है, तो इसमें भी हमारी गलतियाँ हो जाती है। तो आप ये नहीं दोहराओगे और आपको 75 यहाँ पे आ रहा है, और मैं तो इवन कहूँगा 70 से ऊपर भी आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आ रहा है, तो आप प्रबल दावेदार हो, आप मेंस लिखोगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने किया भी है। हाँ हाँ हाँ, देखो उसका एक तरीका हो सकता है, जैसे कि आप YouTube पे एक चैनल देखिए, कोई सा भी चैनल लिख लीजिए, जिस पे 10 से 12 क्वेश्चन डेली डलते हैं, और वो हर एग्ज़ाम के लिए होता है, परंतु हमें 10 क्वेश्चन डेली का याद करना है, तो 10 क्वेश्चन आप वहाँ से कर लीजिएगा। और एक तरीका और मुझे लगता है, जैसे कि आजकल मैगजीन आ रही है, आप मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए आप विजन आईएएस के जो नोट्स होते हैं, मैगजीन आती है, उसको खरीदिएगा मंथली। और उसमें से करना क्या है, अब प्रीलिम्स का करंट अफेयर और मेंस के करंट अफेयर में मैं थोड़ा अंतर बताता हूँ आपको। प्रीलिम्स में आपको कभी भी मतलब बहुत कम ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी आपकी रिपोर्ट आई है जिसमें इतने इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है, या जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उसमें वो पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि कौन जारी करता है, कब से जारी होता है, इंडिया की क्या रैंक है, मध्य प्रदेश की क्या रैंक है। ये प्रीलिम्स का डेटा सीमित हो गया। मेंस में वो पूछेगा नहीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आपको पॉवर्टी क्वेश्चन आएगा कि क्या पॉवर्टी है, क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या सॉल्यूशन है, और आप वे फॉरवर्ड बताइएगा। तो तब आपको वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्वेश्चन याद आएगा कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में इतना प्रयास किया है कि हम 13 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर कर चुके हैं। ये आपको मेंस में ऐड करना है। तो जैसे कि मेंस और प्रीलिम्स के टॉपिक सिमिलर अगर आपको दिखते हैं, मेंस की मैगजीन लीजिएगा, और उस मैगजीन में आप पूरी मैगजीन देखोगे तो आपको बहुत कम ऐसे टॉपिक होंगे जो अपने सिलेबस से मिलेंगे, और सिलेबस से कभी भी मत भागिएगा। अगर सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है और मैगजीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आया है, तो वो आप मेंस की कॉपी में उतारिएगा, और प्रीलिम्स में है तो प्रीलिम्स में भी उतारिएगा। अब चूंकि मैंने 2020 में, जब 2019 का मेरा निकला नहीं था मेंस, वही पहला मेंस था मेरा, और मैंने अपनी कमियां पता करी कि क्यों नहीं निकला, जबकि कंटेंट मुझे पूरा आता था, बट कुछ जो मूल कमियां होती है जो हमें अमूमन कोई बताता नहीं है। मैं पेन अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाया, मैं प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं लिखा। मैं आपको मेंस से बताऊंगा कि जो हमें कुछ क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो उस टाइम पे जब मेरा 19 का मेंस था तो मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें। 2020 का जब मैं देने लगा तो फिर मैंने यही करा कि 2020 में कुछ सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हुआ करता था और अभी भी है, उसके और प्रीलिम्स के नोट्स मेरे एक ही है, साइंस के एक ही है, हिस्ट्री के एक मैंने नोट्स बना रखे हैं मेंस के अपने, और साथ ही साथ में लूसेंट लेके चलता हूँ। बस ये 2 मेन पढ़ता हूँ मैं। एमपी का 2 से 3 बुकलेट है मैंने मेंस के नोट्स बना रखे हैं, और एक फैक्चुअल बुक है मेरे पास। तो मैं कंबाइंड हमेशा पढ़ता हूँ ताकि गलतियाँ ना हो, और मेंस में जब हम लिखने जाएं तो बेसिक फैक्ट ना भूलें। हम बहुत बार गलतियाँ हो जाती है कि मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि हम जैसे आया था 2020 में, आया नहीं 22 में आया था आई थिंक, मालवा प्लेट्यू के बारे में आया था। तो मालवा प्लेट्यू के बारे में क्वेश्चन आया था, आप अगर उसको प्रीलिम्स के फैक्ट नहीं पढ़ के जाओगे ना तो आप फैक्ट नहीं लिख पाओगे वहाँ पे, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, वो 6 दिन में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपकी वो 6 दिनों की तैयारी ही आपको, मतलब अंतिम तैयारी वही समझ के आपको आगे पढ़ना है। तो ये आप ऐसा करिएगा, मेंस का अलग मतलब मैगजीन पढ़िएगा, और प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल पढ़िएगा। जहाँ फैक्चुअल दिखता है वहाँ फैक्चुअल लिख लीजिएगा, और जहाँ थोड़ा अपना डिस्क्रिप्टिव लिखना है या हमारे किसी तर्क को हमें साबित करना है कि भारत आर्थिक रूप से तरक्की ऐसे कर रहा है, ये 4 फैक्ट है कि हम इकोनॉमिक रूप से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, ऑटोमोबाइल में 2nd बन गए, फार्मास्यूटिकल में हम 1st है, कॉटन प्रोड्यूसन में हम इतने हैं ऐसा, तो आईटी में हम बीपीओ जिसे एक्सपोर्ट करने में हम 1st है, रेमिटांस हमारा सबसे ज़्यादा आता है। तो ये फैक्ट आपके मेंस के आंसर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आपके जो भी आप तर्क वहाँ पे दोगे उसको प्रूव करेगा, तो आपको मेंस में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आप फॉलो करिएगा प्रीलिम्स और मेंस, और टॉपिक हमेशा याद रखिए, सिलेबस पूरा याद रखिएगा, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ते रहो। पावर्टी दे रखा है, पावर्टी के बारे में पढ़ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ लिया। तो ऐसे में आपको करंट बर्डन भी नहीं लगेगा, और वो 1 साल पहले पढ़ा हुआ करंट जब आप 1 साल बाद मेंस दोगे तो आपके मेंस में नोट्स में होगा, तो निश्चित तौर पे वो आपको मेंस को निकालने की भी दावेदारी आपकी तय हो जाती है जब आप करंट से ऐड करके लिखते हो। बाकी कुछ और? हाँ, उसका तो कोई इलाज नहीं है। जैसे
अब उसके लिए हमें ज़्यादा भागना भी नहीं चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। हम 10 यूनिट में हम ऐसी कोशिश करें कि 2-2 क्वेश्चन हमसे बनना ही नहीं है। हम ये मान के चले तो 10 दूनी 20 हो गए क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल पूछते हैं, वो हम कर ही नहीं सकते हैं। अभी 2024 में हम सब लोग पढ़ के गए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का, उनने पूछ लिया 22 का, क्या करें? अब ये ऐसे में तो ये है कि हम अनुमान के आधार पे लिख दें, तो उसकी तैयारी नहीं हो सकती। हम करंट के अनुसार पढ़ सकते हैं। उनके हाथ में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का होगा, आई थिंक सो। क्या पता कि इस बार जब हम पढ़े 25-26 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे हो, तो हम बस जो अभी वर्तमान चल रहा है ना उस पर ही हम स्टिक रहें। जो लाइफ की फिलोसफी है वो एग्ज़ाम की फिलोसफी होनी चाहिए कि हम अभी वर्तमान में जो चल रहा है हमारे, बस उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर ज़्यादा हाथ पे मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस जितना है अभी जो वर्तमान में चल रहा है उस पर फोकस करिएगा आप। हाँ हाँ देखो ये 50-50 वाला, जैसे जैसे हम प्रीलिम्स में पेपर सोल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें देखते से हमें पता होता है कि नर्मदा की लंबाई 13-12 है, नर्मदा यहाँ से ओरिजिन होती है, यहाँ पे गिर जाती है। कुछ मतलब लगभग 65 क्वेश्चन हम पहले राउंड में हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है। 50-55% जो क्वेश्चन होता है उसका मुझे ऐसा लगता है तरीका कि उसको ना आसपास से लिंक करके देखिएगा हमेशा। जब आप लिंक करके देखोगे, जब आप गेस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं उदाहरण बताता हूँ। 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि जो 100 से 104 मिसाइल सैटेलाइट भारत इसरो ने भेजी थी वो कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से थी। अब वो क्वेश्चन एकदम नहीं आता था हमें, मतलब मुझे तो पर्सनली आता भी नहीं था वो क्वेश्चन, बट कैसे सोल्व किया कि PSLV C55 उसका आंसर था आई थिंक। अब PSLV C55 था, वो लेटेस्ट था, मुझे इतना पता था। और उसके अलावा उसने 3 जो ऑप्शंस दिए थे वो दूर दूर के थे। मुझे पता था कि चंद्रयान जो 2 है और जो अपने मार्स पे मिशन भेजा था वो उसका भी जो लॉन्चिंग व्हीकल उन्होंने दिया था। तो 2 मुझे वो पता थे, और जो C55 था वो लेटेस्ट था और मुझे ये पता था कि ये हाल ही में पहुंचाया गया है। और हमारा GSLV जो चंद्रयान 3 था वो आई थिंक कोई सा लेटेस्ट वाला ही था। तो जब मैंने आसपास से लिंक करा तो मैंने एलिमिनेट करा कि नहीं यार ये मार्स का है, ये बहुत पुराना है, और C55 लेटेस्ट मुझे लग रहा है क्योंकि अभी हम 60 की सीरीज में चल रहे हैं और ये 1 साल पहले ही भेजा गया है। तो ऐसे मैंने वो तुक्का, मतलब तुक्का ही कहूँगा, गेस था वो मेरा और वो सही हो गया। तो ऐसा करके हम आसपास से लिंक करके लगा सकते हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे MPPSC के प्रीलिम्स में कुछ ऐसा मतलब लाइक फ्लोज होते हैं जिसे हम ऑब्जर्व करें तो हमारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। हमेशा अगर वो क्वेश्चंस पूछता है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, नर्मदा अगर ऑप्शन में है तो आँख बंद करके लगा दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो मतलब मैं सत्य नहीं हो सकता 100%, बट बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वो आंसर मिल जाएगा। नर्मदा हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश जैसे ऐसा बताते हैं और कि MCQs आए, मतलब पेपर देने गए और पेपर देने गए हमें कुछ भी नहीं आता है, उसमें ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश है तो आप वो लगा दीजिएगा। तो इससे सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसे अगर सोल्व करोगे और आसपास से लिंक करके सोल्व करोगे तो क्वेश्चंस के मतलब सही होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी और कुछ? हाँ बोलिएगा। थोड़ी सी तेज बोल लो यार। हाँ हाँ ओके। हाँ मैं एक मिनट बता दूँ उनका, एक उनका बता दूँ मैं क्वेश्चन, 1 मिनट है ना, फिर बता देना। देखो 100 क्वेश्चंस आते हैं, मैं सोल्व करता था कि मैं 3 राउंड में सोल्व करता था। एक में वो क्वेश्चन करता था जिसमें मुझे 100% आते हैं, दूसरे में वो 50-50% वाले, और तीसरे में जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। जो पहला राउंड के मैं पेपर सोल्व करता था उसमें लगभग मैं 60 क्वेश्चन सही कर लेता था, और 15 ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो मतलब 50-50% कन्फ्यूजन होना, 70-80-20 का रेशियो होना। तो वो सेकंड राउंड में कर, जब फर्स्ट राउंड में हम कर लिया अच्छे से, मैंने टाइम दे दिया 45-50 मिनट समथिंग। दूसरे राउंड के क्वेश्चन 15 से 20 बचते हैं, उस 15 से 20 क्वेश्चन में अच्छा टाइम देकर, जैसा मैंने आपको बताया कि इधर उधर से लिंक कर थोड़ा कोशिश करना कि इसको सोल्व कर सकूं, वैसे मैं सोल्व करने की कोशिश करता था। और अंत में जब
20-15 मिनट 20-25 मिनट बचते थे, जो तुक्के मारने होते थे फिर गोले भर देता था। तो ये 3 राउंड में मैं करता था, टाइम कभी कम नहीं पड़ा। और आप ये सब जो मैं बोल रहा हूँ एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा, आप टेस्ट सीरीज में पहले इसको आजमा के देखिएगा। आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, कोई और टॉपर यहाँ पे आएगा वो अलग तरीके से बता सकता है, बट चूंकि ये मैंने फॉलो किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ अप टू यू कि आपको इसको आजमा के देखना है। ऐसा जी बोलिए। ओके, इसका एक तरीका तो मुझे लगता है कि अगर आप 1 साल पहले तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है सबसे पहले प्रीलिम्स पहले आपको मेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंस आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है। जब आप फाउंडेशन आपकी मजबूत होगी तो प्रीलिम्स के फैक्ट याद रखने में आसानी होगी। मैं अगर एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसे आपने नर्मदा जी के बारे में सब पढ़ लिया, कहाँ से ओरिजिन है, कैसे है, रिफ्ट वैली है, वेस्ट साइड फ्लो होती है, क्यों वेस्ट साइड फ्लो होती है, क्यों रिफ्ट वैली फॉर्म हुई, इतना सब कुछ अगर आप पढ़ लोगे ना तो उसके जो बेसिक फैक्ट है ना, उसकी लेंथ, उसका जो डीप गोर्ज बनाती है, कहाँ पे वो गिरती है, कौन कौन से वाटरफॉल्स है, कौन कौन से उसमें थर्मल पावर प्लांट, जो अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, तो ये सब कुछ आपको याद रह जाएगा। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, पूरी मूवी हम देख लेते हैं, पूरी मूवी हमें बहुत बार याद नहीं रहती, बट मेन डायलॉग, मेन किरदार हमें बहुत बार याद रह जाते हैं। और वहीं अगर सिर्फ हम एक डायलॉग देखते हैं तो हमें याद नहीं होता बहुत बार। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मेंस का एक यही इसीलिए बोलते हैं सब लोग, हमको भी बताया गया है कि आप मेंस अच्छे से पढ़िएगा। मेंस अच्छे से पढ़ोगे तो अगर आप 100% चीज़ों को पढ़ रहे हो तो 20-30-40% चीज़ें याद रहने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। अब चूंकि अपना प्रीलिम्स का अपनी एग्ज़ाम का नेचर है फैक्चुअल बेस्ड है, तो उसके लिए तैयार हमारे को एक रोट लर्निंग भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सब बोलते हैं कि हमें रटना नहीं चाहिए, बट रटना और याद करना अलग अलग चीज़ होती है। हम समझ के अगर याद कर रहे हैं तो वो हम जो भी मेंस में उतारने वाले हैं उसको प्रूफ करने वाले हैं हम। तो ऐसा आप करिएगा तो उससे हो जाएगा काम आपका। बाकी और कुछ मेंस का बताऊं? ठीक है, देखो मेंस में सबसे पहले बेसिक चीज़ आप पेन डिसाइड करिएगा। सबसे पहला तो आप कैसे लिख रहे हो, कैसे नहीं निकले हो। जैसे मैं गड़ा के लिखता हूँ तो मैं 0.5 mm की 7 mm की पेन यूज़ करता हूँ, और अगर आप उठा के लिख रहे हो तो 0.5 mm की पेन यूज़ करिएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको तब पता चलेगी जब आप 6 पेपर लिख के आओगे। ये मेरे साथ गलती हुई 2019 में, क्योंकि जिस पेन का मैं यूज़ करता था और वो 6 दिन वाली तैयारी मैंने नहीं करी, मैं 6 दिन तैयारी करता था, हर सैटरडे संडे में टेस्ट लिख के आता था, बेटर परफॉर्म कर लेता था क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था। और वहाँ पे जब मैं गया लिखने तो यही हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार हमारा ऐसा होता है कि वो हमें याद होते हैं और नहीं याद होते तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है यार लेट इट गो, हम घर पे जाके पढ़ लेंगे। बट वहाँ आपको लिखना होता है और सब लिखना होता है। आपको हर क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, आप उस थोड़े थोड़े को उतारने की कोशिश करते हो। तो आप पे स्पीड आपकी मैटर करती है और आपकी पेन ही डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी स्पीड का। तो ये आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप पेन अच्छा सिलेक्ट करें। दूसरी बात, मेंस में जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखिएगा। हम पढ़ के हमारी ब्रेन मेमोरी डेवलप कर लेते हैं, परंतु हमारी मसल मेमोरी डेवलप नहीं होती है। और मसल मेमोरी को डेवलप करने का ही एकमात्र तरीका है कि आप लिखिए, क्योंकि जब आप 6 दिन पेपर दोगे ना, पहला पेपर तो आप अच्छे से पढ़ के दोगे, क्योंकि पहला पेपर होता है 3-4 दिन पहले पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे पेपर से तीसरा, चौथा, पाँचवा पेपर आप टाइम ही नहीं होता है, पेपर दे के आते हो, थक जाते हो, मुश्किल से मुश्किल आप 5 से 6 घंटा पढ़ पाते हो। तो उस 5-6 घंटे में आप सोचिएगा कि 2 जो इतने विशाल सब्जेक्ट है उनको कैसे कवर करोगे। तो उसको कवर करने का तरीका होता है हम 1 साल पहले हमारी की गई तैयारी, जब हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो, हमारा हाथ इतना तेज चले हमारे ब्रेन से ज़्यादा, क्योंकि ब्रेन तो काम करता नहीं है। मुझे औरों का पता नहीं है, बट मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि उन 6 दिनों में हमें लिखना होता है। तो आप ऐसा लिखिएगा, जिसके बाद में आप स्पीड का ध्यान रखिएगा। और ये सब प्रैक्टिस आपकी उन 6 दिनों की, ये जो आपका फ्री टाइम है, जब आपके पास मेंस नहीं है, आपके पास प्रीलिम्स में भी अभी समय, तो ये आपका है। तो जो मेंस में बेसिकली हमें ये करना होता है कि हम स्पीड का ध्यान दें, हम राइटिंग का ध्यान दें। राइटिंग खराब हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे उनका सिलेक्शन हुआ है, बट प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखें हम। हमारी कॉपी सुसज्जित ऐसी दिखनी चाहिए कि सामने वाला पढ़े। और जिसके बाद में हम प्रॉपर, जैसे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएं, ताकि हम हमारी
छोटी मतलब ज़्यादा चीज़ों को कम जगह में कवर कर पाएँ। फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने का उद्देश्य बेसिकली यही होता है, और हमारी कॉपी थोड़ी लेजिबल दिखे ताकि हम वहाँ पे पढ़ पाएँ, वो जो भी चेकर है वो पढ़ पाए बेसिकली। तो 4 से 5 जो बेसिक चीज़ें होती है वो ये होती है, हमें ये एग्ज़ाम के हमारे कंटेंट के इतर होती है जिन पे हमें ध्यान देना होता है। और एक चीज़ और, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइएगा और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिएगा। इतना रिवाइज़ कर लीजिएगा कि मेंस में जब आप देने जाओ, और ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि 40% सिलेबस ऐसा आपको होना चाहिए कि आपको याद रहे नॉर्मल डेज में भी, भले चाहे आप मेंस लिखे ना लिखे, क्योंकि जब मेंस देने जाओगे वहाँ पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। हम रिवाइज वहाँ वही करते हैं जो हमें टफ लगता है। हम कभी भी जब मेंस का देने जाएंगे तो हम ये रिवाइज नहीं करेंगे कि नर्मदा की लंबाई कितनी है, क्योंकि हम वो बहुत बार पढ़ चुके होते हैं। ऐसे पूरे 40% सिलेबस आपको ऐसा याद होना चाहिए कि वो लाइक आप नॉर्मल डेज में भी अगर आपसे पूछे कि पावर्टी के 4 कारण बताइए तो आप बता दो आप, क्योंकि जब मेंस लिखने जाओगे तब आप पावर्टी के कारण कतई नहीं पढ़ के जाने वाले हो। ये आपको पहले ही याद होना चाहिए। आप पढ़ोगे कोई और चीज़, कोई टेक्निकल चीज़ पढ़ोगे जो आपको याद नहीं रहती है। तो ये बेसिकली मतलब लाइक एग्ज़ाम के पहले जो मूल गलतियां होती है हम कर लेते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन रुकता है। बहुत बार हम 4-4, 5-5, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे व्हाट्सएप पे कॉपीज़ भेजते हैं बच्चे, उनमें यही है, उनके पास कंटेंट प्रॉपर है। अभी तो चूंकि वो लिख पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा हो नहीं रहा, जबकि उनकी कॉपीज़, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। गलतियाँ मुझे लगता है, मैं गेस कर पा रहा हूँ कि वहाँ पे यही होती होगी, क्योंकि हम बहुत सारा रिवाइज नहीं कर पाते उस टाइम पे, और हम एक लिखने का तरीका भी सीखे, कैसे क्वेश्चंस लिखना है और कैसे कंप्लीट करना है। अगर मैं क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको बताऊं, 10 मार्कर का मैं बताता हूं, तो सब बोलते हैं जैसे कि इंट्रो होना चाहिए, फिर बॉडी होना चाहिए, फिर कंक्लूजन होना चाहिए। अब इसके इतर में थोड़ा डीप में बताऊं आपको, तो जो बॉडी होती है ना, वही हमें पता नहीं होती बहुत बार कि लिखना क्या है हमें। अगर उनने सीधा सीधा एग्जाम मतलब लाइक क्वेश्चंस दे दिया, मैं सोच कर बताऊँ आपको कि भारत सरकार पावर्टी क्या है पूछ लिया, टाइप पूछ लिया, भारत सरकार कैसे इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रही है, ये अगर हम एक क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें बॉडी में पहले पावर्टी बता देना है, एक रिपोर्ट बता देना है, और रिपोर्ट मस्ट होनी चाहिए। एक करंट का फैक्ट, एक हुक वर्ड मस्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, ताकि वो इंट्रोडक्शन हमारा पढ़ने में अच्छा लगे। बॉडी में हमेशा 5-7 डायमेंशंस होते हैं, जैसे हम सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, हम इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, हम पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट लिख सकते हैं, जिसके बाद में हम प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हैं। और ये 5 से 7 चीज़ें होती है, 4 से 5 चीज़ें होती है जो हमें बॉडी में लिखनी होती है, और इसी से आपके क्वेश्चंस के डायमेंशंस खुलते हैं। और डायमेंशंस खुलने के और तरीके हैं, जैसे अगर कोई अलग कारण आया, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊं कि महिलाओं का एम्पावरमेंट अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, वो क्यों नहीं 50% पॉपुलेशन होने के बाद भी उस हद तक उतना योगदान अपना दे पाई है देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या पॉलिटिकल कंडीशंस में। तो हम कैसे लिखें इसको, क्या कारण रहे हैं? तो कारण आप याद रखिएगा, एक पेस्टल फॉर्मेट होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल। तो ये 5 से 4 डायमेंशन होता है। आपको अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, आप ये लिख दीजिएगा हर जगह कि हिस्टोरिकल कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, सोशल कारण हो सकते हैं, वर्तमान में टेक्नोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। तो ऐसे आप डायमेंशंस को खोलिए। जब आप PYQs देखोगे, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो आप इससे जो क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा भी नहीं, आप कभी ये नहीं पढ़ोगे कि भारत, जैसे कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मान लो सोसाइटी के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने लिखा कि भारत, क्वेश्चंस अगर आ गया कि भारत की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारा यहाँ है, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, और आपने नहीं पढ़ा, और ये चैलेंजेस क्यों हैं, तो हम कारण तो यही लिखेंगे कि एक हिस्टोरिकल कारण है, फिर जिसके अंदर मुगल लिखेंगे, डिवाइड एंड रूल लिखेंगे, इकोनॉमिक कारण लिखेंगे कि कहीं किसी को रोजगार मिला है, कहीं नहीं मिला है, कहीं रीजनल इम्बैलेंसेस है, कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। पॉलिटिकल कारण लिख सकते हैं कि कहीं कहीं पार्टिसिपेशन बहुत हाई हुआ है, कहीं कहीं हुआ ही नहीं है। हम मध्य प्रदेश में देखा तो 74% लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अदर स्टेट में देखो तो कम करते हैं। सो ऐसे आप डायमेंशंस खोलोगे ना, तो मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं, वो वहीं से आते हैं, और वो आपको लिखना पड़ता है। और वो लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे ना कि किसी क्वेश्चंस को हम किस तरीके से लिखें, तो ऐसा करके आप उसको डील कर सकते हो, और यही एक तरीका होता है। मतलब 2024 का जितने भी बच्चे हैं, लगभग जिनका 2022 अगर 23 का इंटरव्यू मेंस रहा हो, 24 में हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, 2-2 महीने हमें मिले हैं, और सिलेबस इतना वास्ट था कि सोशियोलॉजी पूरा जुड़ गया, इकोनॉमी जुड़ गया, एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ गया। और आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट देखोगे, 90%
मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कैंडिडेट्स थे जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके थे, 4-5 इंटरव्यू दे चुके थे, वो लोग थे। पहले अटेम्प्ट वाले, दूसरे अटेम्प्ट वाले गिने चुने आपको मिलेंगे। उनको निकालने का एकमात्र तरीका ये था कि हमने सोशियोलॉजी भी लिखा, हमने एंटरप्रेन्योरशिप लिखा, हमने इकोनॉमी भी लिखा। और वो इसलिए लिख पाए क्योंकि ये चीज़ें हमें पता थी। क्वेश्चन सब अनएक्सपेक्टेड थे, सब, मतलब लाइक बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमको आते थे। ऐसे क्वेश्चंस आए लाइक कि एक सोसाइटी में क्वेश्चन आया था कि अपना यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सामने क्या चैलेंजेस थे, आई थिंक ऐसा क्वेश्चंस था। वो हम पढ़ के ही नहीं गए थे, मतलब मैं बेसिकली, क्योंकि नोट्स से नहीं आए थे। कुछ कोचिंग के गिने चुने नोट्स थे, 1-2 बार रिवाइज कर पाए थे बस, कोई शॉर्ट नोट नहीं थे हमारे पास। बट ये निकला इसलिए क्योंकि पास्ट की मेहनत थी और ये लिखने का तरीका पता था। ये आप ऑब्जर्व करोगे जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज दोगे, ये आप ऑब्जर्व करोगे जब आप मेन एग्जाम में जाओगे, कि जो बेसिक गलतियाँ, बेसिक कमियाँ होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो हम कहीं ना कहीं लेक करते हैं, इसलिए हमारे मेंस में हमें दिक्कत आती है। ये तो ये हुआ। बाकी कंटेंट तो आप सभी के पास होता है, आप किसी भी कोचिंग का कंटेंट पढ़िएगा, उसमें आप PYQ सोल्व करिएगा। जैसे PYQs और MCQs प्रीलिम्स में मस्ट है, वैसे ही यहाँ पर भी आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा, टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करिएगा और PYQ सोल्व करिएगा। अब शॉर्ट नोट बनाने का तरीका आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। बहुत सारे लोग होंगे, मतलब लाइक जो सिलेक्टेड हुए हैं, वो शॉर्ट नोट अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग तरीके से बनाए थे। जैसे मैं उदाहरण में अपने दोस्तों का जो सिलेक्ट हुए हैं, उनने कैसे बनाए, मैं उनका तरीका बताता हूँ आपको। उनने बनाए कि हमें लिखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट है वो लिखना है। उनने बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी, उनने केस बताया, जो जो केस उससे रिलेटेड थे वो बताए, 5-10 उनने एलिमेंट लिख लिए और एक एक वर्ड में लिख लिए। ये उनके शॉर्ट नोट हो गए। अब चूंकि मैंने ऐसे नहीं बनाए, मैंने कैसे बनाए कि मैंने जितने PYQs थे उन क्वेश्चंस को आंसर फॉर्मेट में लिखा, और वो ऐसा लिखा कि ये क्वेश्चंस मैं मेन एग्जाम में उतारने वाला हूँ। अब उसका इसलिए मैंने लिखा, पहली बात तो मेरी स्पीड कम, और दूसरी बात अगर मैं लिखना छोड़ दूँ तो मैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। तो मेरे लिए ये कंपलसरी था कि मैं सतत लिखता रहूँ, मेरी उंगलियाँ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूँगा तो मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, कंटेंट चाहे कितना ही याद हो। तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी राइटिंग मेंटेन करने के लिए आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए। मेरा दोस्त है, वो भी सिलेक्टेड है, 2022 में हो गया है, उसको गॉड गिफ्टेड है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी, उसकी स्पीड इतनी तेज़ कि 5 मिनट पहले उसका पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसने कभी नहीं लिखा, उसने मेरे जैसे कभी नोट्स नहीं बनाए, वो हमेशा मोबाइल पे, लैपटॉप पे नोट्स बनाता है। अब मैं बना नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उसको कॉपी करता तो शायद मेरा निकलता भी नहीं। मैंने अपनी कमी देखी, फिर मैंने कॉपीज़ बनाई, चाहे मुझे कितना ही टाइम लगा, उससे 2-3 घंटा पहले चाहे मुझे ज़्यादा पढ़ने में लगते थे, बट मैंने लिखा क्योंकि मुझे अपनी कमियां पता थी। तो ऐसे ही आप अपनी कमियां आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कैसा लिखते हो, आप मतलब गड़ा के लिखते हो, उठा के लिखते हो, आपकी स्पीड कैसी आ रही है, और आपका याद करने का तरीका कैसा है, आप कैसे अलाइनमेंट में लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, आप कितने डायमेंशंस उसमें ऐड कर पा रहे हो। और डायमेंशन सोचना, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से आएगा। जब आप जितना ज़्यादा सोचोगे उस क्वेश्चंस के बारे में, उस कंटेंट के बारे में, आपको उतना आएगा। और मैं आज भी आपको बोलता हूँ, 2024 में इतने व्यवहारिक क्वेश्चन आए हैं जो हमने किताबों में नहीं पढ़े थे। 1 नेशन 1 इलेक्शन आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के क्वेश्चंस आए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस आए, ये हम पढ़ के नहीं गए। मतलब लाइक 1 नेशन 1 इलेक्शन क्वेश्चंस आया था, अब हमने सबने टीवी में पढ़ा, डिबेट में सुना, न्यूज़पेपर में पढ़ा, अब वो क्वेश्चंस आ गया, बट अब उसको लिखना था। अब चूंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ अपने साथ दिक्कत ये है कि हम दिन भर हिंदी में सुनते हैं, लिखते हैं सिर्फ इंग्लिश में है, तो वहाँ पे हमारे पास वर्ड्स नहीं आते हैं कि हम शब्द कौन सा यूज़ करें। तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, अगर आपकी वोकेब अगर कमज़ोर हो तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, और प्राइमरी मुख्यतः उस पर ही फोकस कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, आप जब आप लिखोगे, जब तक आपको वोकेब नहीं आएगी तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें वहाँ बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा लिखना है। अगर मैं आपको बताऊँ वोकेब का इंपॉर्टेंस कैसा होता है, जैसे क्वेश्चन आया अगर कि डेमोक्रेसी ने कैसे हमारा पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया, लाइक सोशल मीडिया ने कैसे लोगों पीपल्स पार्टिसिपेंट बढ़ाया डेमोक्रेसी में, या उसके क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली अगर हम छोटा सा क्वेश्चन ले तो इसके लिए हमें क्या क्या वर्ड्स याद होना चाहिए, हमें फ़ायदा, उसके फ़ायदे हमें लिखना है। तो हमें लिखना चाहिए कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन उसका एक फ़ायदा है। ये ऐसे जो हुक वर्ड्स होते हैं ना, ये आप लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में, ये आपको हर जगह लिखना है, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आप लिखोगे। मीडिया का आ गया आपको, जैसे कि
सोशल मीडिया है, हमारे पेपर 3 में हमें क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का क्या रोल है, न्यूज़पेपर्स का क्या रोल है, या अगर हम कोई नई चीज़ हम जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ लाए तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो यही जो वर्ड होते हैं ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ा, वीमेन का एम्पावरमेंट हुआ, जिन लोगों की अंडर रिप्रेजेंटेशन जिनका था उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। तो आप जो वर्ड्स है ना ये याद करोगे तो आप वहाँ पे उतार पाओगे। इनका एक और फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, जब आपको कुछ भी याद नहीं होगा ना तब ये चीज़ें याद आएगी, ये चीज़ आप लिख पाओगे। कोई सभी एक रैंडम क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि वर्तमान में मैं आपको बताऊं, अभी तक हमारे सिलेबस में सेंसस वाला ज़्यादा सेंसस फैक्चुअल आता है। अगर उनने पूछ लिया कि कास्ट सेंसस का आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिखिए या आप उसकी विवेचना कीजिए, इवेल्यूएट कीजिए, हमें कुछ भी नहीं आता। अगर कास्ट सेंसस के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें कि हम बता देंगे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, बट उस विचारों को हमें शब्दों में पिरोना है तो वो बिना वोकेब के नहीं हो पाएगा। तो आपके पास वोकेब होना चाहिए कि हम सोशल जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे, हम लोगों का पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, हम टारगेटेड पॉलिसीज़ फॉर्म कर पाएंगे, हम जिन लोगों को आज तक समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए उनको मुख्य धारा में ले पाएंगे, जो लोग अपने अधिकार से वंचित थे उनको अधिकार दिला पाएंगे। तो ये मैं आपको वोकेब का जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहा हूँ। आपको कंटेंट से रिलेटेड तो मतलब मैं क्या बताऊँ, सब अपने टीचर्स हैं, बहुत अनुभवी है, वो सब अच्छा अच्छा बता रहे हैं, बट मेरे बताने का मूल उद्देश्य यही है, मैं मोटिवेट करने आपको नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ जो मैंने सीखा है, ताकि आप लोग ग्रो करो। आप लोग कुछ, क्योंकि मैंने 2019 में मेरा नहीं हुआ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। जब मैं एक बार फेल हो गया उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चली कि यार कंटेंट के इतर जो एक मूल चीज़ है वो हम मिस करते हैं और उससे ही हमारा सिलेबस मतलब हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और शॉर्ट नोट बनाइएगा, आप अपने रूप बनाइएगा, सिलेबस का पूरा याद करिएगा। अब सब बोलते हैं ना सिलेबस मुंह पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मैं उसका आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। कितने सारे वर्ड्स हैं सिलेबस में। अनएम्प्लॉयमेंट है, रीजनल इम्बैलेंस है, सोशल जस्टिस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, ऐसे हज़ारों टर्म्स है। वो जितनी भी टर्म्स है वही आपको मेंस में लिखनी है। ये जब हमें कुछ भी नहीं आएगा तो वही टर्म से लिखना है। भारत के सामने क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस है, अब आप अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप रहे तो आपको पता ही नहीं है, आप नहीं बता पाएंगे हम। अगर हमें सिलेबस याद रहेगा तो हम बता पाएंगे कि भारत के सामने चैलेंजेस है रीजनल इम्बैलेंस का, हमारे पेपर 3 में लिखा रहा है। भारत के सामने चैलेंजेस है पॉवर्टी का, भारत के सामने चैलेंजेस है अनएम्प्लॉयमेंट का, फूड सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, भारत के सामने चैलेंजेस है एमएसएमईज का, भारत के सामने चैलेंजेस है फंड की उपलब्धता ना होने का, भारत के सामने चैलेंजेस है जो हमारे रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, सोइल रिसोर्सेस और फॉरेस्ट रिसोर्सेस, उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ना होने का। अब ये मैं याद करके नहीं आया हूँ, अब वो जो सिलेबस की लाइनें हैं वो मेरे सामने आ रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ। जब आप खुद अगर ये महसूस करोगे, लिख पाओगे तो आप बेटर कर पाओगे। इसलिए सिलेबस याद करने की बात करते हैं। हमें रट के सिलेबस का कोई हमें बखान नहीं करना होता है कि मुझे पूरा सिलेबस आता है, सुनो, कोई औचित्य नहीं उसका रेलेवेंस इसी बात में है कि उस सिलेबस की टर्म को हम यहाँ उतारें। और हर क्वेश्चंस में जैसे जितना भी सिलेबस है, आप जो भी आपका पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक हर वर्ड्स की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, लिखी हुई डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशन आपको 2 मार्कर में लिखनी है, वही डेफिनेशन आपको 5 मार्क 7 मार्कर 10 मार्कर में लिखनी है। जब आप वो लिख लोगे ना तो आपको 2 मार्कर जो वाला पोर्शन है वो गलत ही नहीं होगा। और अमूमन आप देखोगे कम से कम 15 क्वेश्चंस में एक हिस्ट्री को छोड़ दे तो सिलेबस के जो मेन लाइनें होती है, मेन जो वर्ड्स होते हैं उससे ही आता है। 15 में से मैं आपको जहाँ तक बताऊँ 7 से 8 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं जिनमें हम 2-2 क्वेश्चन अचीव कर पाते हैं। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि किसी को, आप अपने आप में, मैं पूछूंगा नहीं, आप अपने आप में एनालिसिस कीजिएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन आप में कितनों को आती है? अभी तक आती भी होगी, गुड, अच्छी बात है, आपको आती है, बट आप इसको लॉन्ग लास्टिंग याद करिएगा और इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। आप कॉपी बनाइएगा, हर टर्म्स की 2-2 मार्कर में डेफिनेशन लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आया। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, 2 मार्कर। एक आपको पूछता है फैक्चुअल और दूसरा पूछता है डिफाइन करने को। तो फैक्चुअल में तो कोई इशू नहीं है कि हम एग्जांपल लिखे ना लिखे, फैक्चुअल में तो जितना पूछा उतना लिखना है। उन्हें पूछ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, तो आपको पता होनी चाहिए, आपने लिख दी, वो एक वर्ड में आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, 2 मार्कर मिल जाएंगे। अगर वहीं पर आया कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा 2030 तक हमें अचीव करना है। वो भी नहीं लिखो, आपको लिखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंक इतनी है। तो क्वेश्चंस का नेचर भी आपको समझना है, और यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। कंटेंट का मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कंटेंट आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको जैसा लगे वैसा पढ़िएगा, सिलेबस से स्टिक रहिएगा, और ये बेसिक चीज़ों पे काम करिएगा अपनी कमियों के हिसाब से, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, मेंस में अच्छे नंबर ला पाओगे। और एक वक्त होता है, जैसे कि सर ने बताया कि मैंने 4 जो मेंस मेरे कंटिन्यू निकले हैं, वो बस इसलिए निकले हैं, मैंने कोई चारों मेंस में हमें टाइम ही नहीं मिला, 2-2 महीने का टाइम मिला। 2022 का मेंस हमने लिखा 8 जनवरी को, 2023 का मेंस लिखा 8 मार्च को, और 2024 का मेंस लिखा अक्टूबर में। इतने कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते हो, बट आप कैसे आप अच्छे मतलब सिलेक्ट आप मेंस क्वालिफाई कर पाते हो, क्योंकि पास्ट में जो मेहनत की गई है और आपको बेसिक चीज़ें पता होती है, ऐसे में आप अच्छे से कर पाओगे। और कुछ या आप यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी देखिएगा, एमपीपीएससी टॉपर्स की भी देखिएगा, वहाँ से आपको लिखने का भी तरीका पता चलता है कि आप कैसे लिख सकते हो। बहुत बार आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन वर्ड लिखना नहीं होता है, बेसिक चीज़। और सेकंड थिंग, आप उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। जैसे कोई चीज़ आई है कि उसने चैलेंजेस पूछे, तो मान लो कि हम बताएं कि मध्य प्रदेश नहीं भारत में कि डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। हमने डेमोक्रेसी बता दी, इंडिया के बारे में बता दिया, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के चैलेंजेस हमने बता दिए। अब चैलेंजेस बताने के बाद कंक्लूड करना है। अब कंक्लूड सकारात्मक होना चाहिए, या तो कंक्लूजन में हम उनको स्टेप्स दे सकते हैं वो कि इन पैरामीटर्स को अगर हम सोल्व करें तो हमारे लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है और सशक्त हो सकता है। अब ऐसे में आपको वर्ड्स पता होना चाहिए। हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि ये वे फॉरवर्ड है 4-5। हम ऐसे सुधार कर सकते हैं कि लाइक करेक्ट मेजर्स लिख सकते हैं, मेजर्स लिख सकते हैं। एक हेडिंग बनाइएगा, ऐसे डब्बा बनाइएगा, नीचे 4-5 बुलेट पॉइंट में लिख दीजिएगा। अब वहाँ पर भी अगर आपको कुछ नहीं पता, हमें जैसे डेमोक्रेसी के चैलेंजेस के बारे में मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आपको नहीं पता कि हमें क्या लिखना है। अब 4-5 टर्मिनोलॉजीज आपको कैसे याद होनी चाहिए, आप लिखिएगा एक वर्ड जो मैंने रट रखी है, मतलब कि मैं हर क्वेश्चंस में लिखने की कोशिश करता हूँ जब मुझे नहीं आता है। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज, लाइक कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हम जीपीएस का उपयोग करें, ईवीएम का अच्छे से उपयोग करें, वीवीपैट का, कैमरे का उपयोग करें, ड्रोन्स का उपयोग करें, ताकि एप्स का उपयोग करें, सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करें। एक लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी दिया। दूसरा वर्ड आप लिखो कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हम लोगों को सशक्त करें, हम लोगों को बताएं कि डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें। जो मार्जिनलाइज्ड है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कटे हुए हैं, उनको लोकतंत्र का महत्व बताएं, तो ये कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। जिसके बाद में और अदर वर्ड्स कि हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं कि करेक्टिव मेजर्स लें हम। तो मतलब बेसिकली बताने का मतलब कंटेंट आपको पता होगा, डेमोक्रेसी के चैलेंजेस आपको पता होगा। ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको बिना पढ़े आपकी समझ के हिसाब से लिखनी होती है। आप ये करके देखना और टेस्ट सीरीज में लिखना। आप जो मैंने बताया आपको जहाँ 60 आने होते हैं वहाँ पे 70 आ जाएंगे, जहाँ 70 आने वाले होते हैं वहाँ पे 80 आ जाएंगे। क्योंकि मूल आवश्यकता जो मेंस की है, मेंस क्वालिफाई करने की है, जो मैंने फॉलो की है, मैंने ऑब्जर्व किया है, उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। अब बाकी आपके क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, तो आपके क्वेश्चंस वेलकम है, आप पूछ लीजिएगा, मैं बताऊँगा जी। हाँ, हिंदी के बारे में आप किसी भी कोचिंग, जैसे आकार के यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए होंगे, तो वो आकार के आप जितने भी कंटेंट है उसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है, और इसी के साथ साथ हिंदी में आप कम से कम मतलब लाइक जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो 150-160 नंबर तक अचीव करते हैं हिंदी में। और आपने अगर उस पेपर में इतना अचीव कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में, क्योंकि उसमें बहुत बार स्कोर नहीं कर पाते। हम गलती क्या करते हैं, पेपर 1 पढ़ लिया, पेपर 2 पढ़ लिया। हमेशा हम जब भी शुरुआत करते हैं पेपर 1 पेपर 2 से करते हैं, लास्ट के पेपर 4 पेपर 5 हम भूल ही जाते हैं हमेशा। जबकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वो है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका पेपर 4 पेपर 5 है, और उनको हम पढ़ते ही नहीं है, और वो बहुत छोटा भी है, तो आप उन पे फोकस कीजिएगा। हिंदी के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़िएगा, उनको अच्छे से कवर कीजिएगा, PYQ सोल्व कर लीजिएगा।
पुराने या जो भी आए। और हिंदी के लिए जैसे कि हमारे वर्ड्स आते हैं, विलोम लिखिएगा, पर्यायवाची लिखिएगा, शब्द युग में लिखना रहता है, तो उनको याद करने का तरीका आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़िएगा। बाकी एक और तरीका उसका है जहाँ से क्वेश्चंस आने की चांसेस होते हैं। एमपीपीएससी के द्वारा अपन प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, सीसेट देते हैं, सीसेट में हिंदी आती है। उस सीसेट में जितना भी आपको विलोम शब्द शब्द युग में मिलता है ना, वो आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि असल में होता क्या है, हम शब्द युग में टॉपिक दे दिया हमें, अब हज़ार 1500 शब्द युग में हमारे नोट्स में होते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें उसमें से कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ याद कर सकते हैं। तो हम क्यों ना वो क्वेश्चन ज़्यादा याद करें जिनके जो आयोग पूछ चुका है, क्या पता रिपीट हो जाए, और रिपीट हुए हैं, PYQs रिपीट हुए हैं, वो जो सीसेट में पूछे गए क्वेश्चंस वो रिपीट हुए हैं। 2000 मैं पेपर भूल रहा हूँ, शायद 20 का था, 20 के सीसेट के 1-2 क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो हिंदी आप वैसे कंप्लीट कीजिएगा, और हिंदी को बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऐसा करिएगा कि कम से कम आपको 160-150 नंबर आए। वो आपको DC तक बना सकता है, मतलब हिंदी में इतनी क्षमता है, क्योंकि बहुत छोटा सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग है। हाँ, उसको कैसे करें, देखो इसका तरीका यही है कि आप जो तैयारी हमेशा ना 10 मार्कर की होनी चाहिए, मुझे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। 10 मार्कर जैसे कि अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हो और आप 7 मार्कर लिख रहे हो, 2 मार्कर लिख रहे हो, तो जैसे कि कोई सा भी क्वेश्चन आप, मतलब मैं आपको बताऊं कि फेडरल फीचर लिखिए इंडिया, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन, या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फेडरल फीचर लिखिए आप, तो वो 7 मार्कर में आ सकता है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, वो 7 मार्कर में आया, वो 10 मार्कर में आया, तो हम तैयारी उसकी 10 मार्कर की करें और उसके हर डायमेंशंस को कवर कर लें। बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पता हो, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में हुए, शंकर प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, अपना जो केशवानंद भारती केस, LIC वाला, जितने भी केस है सब लिख लिए, वहीं पे फीचर्स लिख लिए, और क्या क्या उसमें नए नए कुछ ऐड हुए हैं, तो ऐसा आप करना। तो 10 मार्कर अगर कंप्लीट हुआ तो आपका 7 मार्कर भी हो जाएगा, 2 मार्कर भी हो जाएगा। 2 मार्कर में डेफिनेशन आती है, अगर आती है तो एक एग्जाम्पल लिखना होता है और फैक्ट आता है। तो अगर आप वही 2 मार्कर को अगर 7 मार्कर में 10 मार्कर में लिखोगे तो आपका 10 मार्कर भी तो अच्छा हो रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो 10 मार्कर को हमेशा मतलब उसी 2 पेज के कंटेंट के हिसाब से ही हर क्वेश्चन कवर कीजिए और हर डायमेंशंस में कवर कीजिए। अगर आपसे अशोक पूछा है तो अशोक के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए। अशोक कौन थे, कलिंग युद्ध क्या था, उनके धम्म की नीति क्या थी, बुद्धिज़्म क्या था, बुद्धिज़्म के लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो कैसे एक महान राजा है। तो ये 5-6 क्वेश्चंस आप लिखोगे तो आप चाहे प्रीलिम्स में आए, चाहे मेंस में आए, चाहे अपना इंटरव्यू में पूछते तो वहाँ पे भी आप अपना वक्तव्य उनको बहुत बता सकते हो। तो इसको होलिस्टिक कवर कीजिएगा। बाकी और कुछ? हाँ, ओके। इनका क्वेश्चंस आई थिंक अच्छा है कि क्या ज़रूरी है कि सभी के क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट डायग्राम यूज़ किया जाए। फ्लो चार्ट डायग्राम मतलब आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस के हिसाब से। जैसे कि अगर आपसे वही मैं क्वेश्चंस लूँ कि फेडरल फ्यूचर ऑफ मध्य प्रदेश, फेडरल फ्यूचर आया इंडिया का, इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, अगर आपको लिखना है और वो 10 मार्कर में आया, 7 मार्कर में आएगा तो फ्लो चार्ट काम नहीं करेगा, 10 मार्कर में कैसे काम करेगा, क्या फेडरल बताइए, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, और इंडिया को बोल दीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है और ये क्वासी फेडरल कैसी वीयर ने बताया। फिर आप वो फीचर्स बताइएगा, 3 फीचर्स, आप कोई सा भी पेन वगैरह नहीं है, कैसे भी मतलब या तो सन डायग्राम बना दीजिएगा, 3 फीचर्स ऐसे लिख दीजिएगा कि फेडरल कैसे है, कि ड्यूअल पॉलिटी है, जिसके बाद में हमारे पास में हमारा पार्लियामेंट है, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, कैसे राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, कैसे मतलब और जो 3-4 फीचर्स होते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा नीचे। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप 10 मार्कर क्वेश्चंस लिखो तो एक पॉइंट बनाइए, फिर उसको अंदर एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर मान लो कि विमेन की कंडीशन आई है कि उनको अभी तक रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुआ, तो आप लिखिए सोशल का रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न, या जो भी और रीज़न आपको लिखना है, हिस्टोरिकल रीज़न। सोशल रीज़न लिखा फिर उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा, इकोनॉमिक लिखा फिर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, और सोशल रीज़न को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि उसको पता चले कि हम कैसे कवर कर रहा है। और हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता है, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे ये लिखना ही नहीं होता है, हमें सीधा सीधा लिखना होता है। हम 10 मार्कर में सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि हम ज़्यादा जगह कवर कर सकें,
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमें लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ लिखना होता है, इसलिए हम फ्लो चार्ट डायग्राम यूज़ करते हैं। और फ्लो चार्ट डायग्राम इसलिए भी यूज़ करते हैं, बहुत बार हमें फैक्ट बताने होते हैं। लाइक हमने क्वेश्चन आया कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखी है, और बेसिक स्ट्रक्चर लिखी है, उसके 5 एलिमेंट लिखे, 2022 में क्वेश्चन आया था। 7 मार्कर में आपको लिखना है। बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी, आपको 3 लाइन लग जाएगी। जिसके बाद में आपने एलिमेंट लिखे, सन डायग्राम बना दो वहाँ पे, और एलिमेंट लिख दो, उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं। 7 मार्कर में तो आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत लगेगी इसकी कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ। 2 मार्कर में बनाना ही नहीं है। 2 मार्कर में सीधे डेफिनेशन लिखो, नंबरिंग करो, बुलेट पॉइंट बनाओ, दैट्स इट। 2 मार्कर में आपको डब्बे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कॉपी देख रहा था अभी, किसी ने मुझे पहुँचाई थी, उसमें 2 मार्कर में भी उसने डब्बे बनाए, फिर अंडरलाइन करा, कहीं में एरो बनाया, कहीं पे सन डायग्राम बनाया। बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। 2 मार्कर कम से कम मतलब लाइफ को मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में कवर हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा उनको टाइम ही नहीं देना है, क्योंकि वो टाइम हमें यूज़ करना है 7 मार्कर में। क्योंकि 7 मार्कर इतना चैलेंजिंग हो गया है कि आपको 12 लाइन में ऐसा लिखना है कि 7 में से 5 नंबर मिल जाए। कम नंबर का रहता है, कम नंबर मिलता है तो हमें कोई इशू नहीं होता है, बट 7 मार्कर में हमें ऐसी क्वालिटी देना है कि हम अच्छा नंबर अचीव कर पाएँ। और वो अच्छे नंबर अचीव तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त टाइम रहेगा, और वो टाइम हमें बचाना इन चीज़ों से। तो आप उसको ऐसे करना। बाकी और कुछ देखो, अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने का कारण मैं आपको बताता हूँ। आपके नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको, बट समझा भी अपने टीचर्स देंगे। हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकेब आती है। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास वोकेब अच्छी मिल जाएगी, और वो वोकेब हम जहाँ जितनी जगह से हम पढ़ते हैं तो हमें वो वोकेब याद होती है, और वही वोकेब हमें लिखनी पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेस हमें वोकेब होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वोकेब होती है, जो भी हिमालय से रिलेटेड, जो भी रिवर से रिलेटेड, हमारे प्लेन्स, प्लेट्यू, जो भी और रिवर्स, अपना आइलैंड से रिलेटेड, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो हम याद तो हमें समझा देते हैं हमारे टीचर। एनसीईआरटी सब बोलते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। अब चूंकि हमारे टीचर ही हमें सब कुछ बताने लग गए तो हमें सब याद हो जाता है। हमें समझा देते हैं कि कैसे लाइक अर्थ रोटेट कैसे करती है, कैसे सन और मतलब आपका सूर्योदय सूर्यास्त होता है, ये सब हमें पता चल जाता है। बट उन विचारों को शब्दों में पिरोने के लिए, वाक्यों में पिरोने के लिए शब्द होना चाहिए, और वो शब्द आएंगे जब हम पढ़ेंगे। हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो खुद को मेहनत करना कंटेंट से, किताबों से वो करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत बार हमारे जो कोचिंग्स के नोट्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें कवर नहीं कर पाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी ना छूटे, जो हमारे कंटेंट में, नोट्स में जो कोचिंग के हैं उनमें नहीं है, वो उन स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़िएगा। तो ऐसे करना। जैसे एक क्वेश्चन से आपको मैं बताऊं कि एक सरदार नहीं, लाइक गोपाल कृष्ण गोखले या किसी के बारे में 2021 में क्वेश्चन आया था। वो अमूमन हमारे नोट्स में था ही नहीं वो क्वेश्चन, अक्सर हर कोचिंग के नोट्स में वो नहीं था, बट वो हुआ स्पेक्ट्रम से, लोगों ने करा उसे कंप्लीट, जहाँ उनने कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी उससे कंप्लीट हुआ। और रही बात आंसर राइटिंग की कब से करें, तो पहले आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और शॉर्ट नोट भी तब बनाइएगा जब कम से कम आप 2 बार पढ़ लें। क्योंकि होता क्या, जैसे हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ ले, याद हो गया, फिर नोट्स बना लिए। अब कुछ टाइम बाद हम मेच्योर होते हैं, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, तो लगता है यार नहीं, इस क्वेश्चंस में डिमांड ही नहीं थी, और जो मैंने लिख दिया नरगल उसको फाड़ो फेंको, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़िएगा, उसके बाद लिखिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप खुद छांट लोगे कि यार क्या अच्छा कंटेंट है, क्या बुरा कंटेंट है, क्या रेलेवेंट है और क्या इरेलेवेंट है। तो ऐसे करना। बाकी हाँ, ओके। ज्योग्राफी में क्योंकि जो सिलेबस है हमारा वो बहुत सिंप्लीफाइड सिलेबस है, और सिलेबस से स्टिक होकर रहिएगा। और जैसे कि ज्योग्राफी में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे और PYQs देखोगे। अब आपको मैंने कैसे कवर किया मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ हमारा टॉपिक है, हिमालय वाला टॉपिक है, रिवर्स का टॉपिक है, रिवर लिंकिंग का टॉपिक है। तो मैंने क्या करा कि एक कोचिंग के नोट्स लिए, जैसे मैंने बर्नवाल बुक से पढ़ा, और जो मेरे पुराने नोट्स थे, अब उन सब को मैंने बना लिया। लाइक हिमालय के बारे में लिख लिया कि हिमालय के टाइप्स, हिमालय के इंपोर्टेंस, कैसे फॉर्म हुआ है, कितनी लेंथ है, कौन कौन सी उसमें चोटियाँ हैं, और कैसे कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में है। अब वही जो कंटेंट मैंने फैक्चुअल लिखा वही प्रीलिम्स में काम आएगा। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और एक इकोनॉमी,
मैं कहूँगा कि 4-5 जो सब्जेक्ट है इनको तो आप प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड पढ़िएगा, उनको अलग अलग पढ़िएगा ही मत आप। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया प्रीलिम्स की कोई किताब ली, जैसे आपने कोचिंग के ही नोट्स लिए, मालवा के बारे में, मालवा प्लेट्यू के बारे में, बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में, बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में लिखा क्रेसेंट शेप में है, आपने पढ़ लिया प्रीलिम्स में, मेंस के नोट्स में नहीं है। और जब आप मेंस पढ़ोगे तब आप भूल जाओगे कि यार मैंने पढ़ा क्या था, क्योंकि आप प्रीलिम्स के नोट्स तो देखोगे ही नहीं। अब चूंकि दोनों अगर सेम होंगे और दोनों हम साथ में लेके चलेंगे तो हमारा फैक्ट भी कवर होगा, और प्रीलिम जो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल है, जो हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है, वो भी हमारा कवर होगा। तो दोनों के नोट सेम बनाना और एक ही जगह बनाना, और ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट मत लिखना कि बर्नवाल भी पढ़ रहे हो, इस कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हो, उस कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हो। अगर आपको दूसरी कोचिंग के नोट से एक क्वेश्चन पसंद आता है तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे मत करिए, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाओगे। फिर एक वक्त आएगा देख के हमें खुद ही डर लगेगा कि यार इतनी सारी कॉपी पढ़ना है। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड रखिएगा आप। बाकी और कुछ? हाँ, स्पेशल तो ऐसा कुछ था नहीं, बट जो गलतियां मैंने आपको बताया कि 2019 में मैंने की थी वो मैंने नहीं दोहराई। मैं यही कोशिश करी मैंने कि मैं अपनी स्पीड मेंटेन करूं, पेपर कंप्लीट करने पे ध्यान दूं, जो क्वेश्चंस की डिमांड है वो पूरा करूं, और एक ऐसे फॉर्मेट में प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखूं कि जो वर्ड अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे, जैसे हमारा बुक में रहता है। फ्लो चार्ट डायग्राम दूं, जिसके बाद कंटेंट में कोचिंग के नोट्स के अलावा करंट ऐड करूं, कुछ अच्छी वोकेब उपयोग करूं, ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये मतलब लाइक अनर्गल कुछ भी नहीं लिख रहा है मन से। जब हम मन से लिखते हैं ना, अब चूंकि हम इतने अच्छे साहित्यकार या इतने अच्छे वोकेब हमारी है नहीं कि हम अच्छे शब्दों का उपयोग करें। हम लैंग्वेज का उपयोग करते हैं और वही लिख के आ जाते हैं। और ऐसी लैंग्वेज अगर लिखते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं रहता है, जब तक हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छी वोकेब नहीं लिखेंगे। अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में लिख रहे हैं, अगर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर नहीं लिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन अधूरा है। जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे हैं, राइट टू मूवमेंट, राइट टू लिव नहीं लिख रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी नहीं लिख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन अधूरा है। जबकि हम लिखने में, जैसे हम एग्जाम कॉलेज में करते हैं कि एक क्वेश्चन आया हम 10 पेज लिख देंगे, वो लिख देते हैं, हमारे पास इतना कंटेंट होता है, हमारे पास लेमन लैंग्वेज के इतने शब्द होते हैं। बट असल में अगर उसी क्वेश्चंस को हम एक पेज में अगर लिखना चाहें, वो तब तक नहीं लिख पाते जब तक हमारे पास अच्छे शब्द नहीं होते हैं। क्योंकि एक शब्द ऐसा होता है जो 10 लाइनों के बराबर कह जाता है बात, जो हम न्यूज़पेपर में दिखते हैं, जो एडिटोरियल लिखते हैं। बाकी और कुछ लगता है आपको? हाँ, हाँ, ये आप जैसे कि पेपर हमारा छूटता है अक्सर बहुत बार जब हमारी स्पीड कम होती है और कुछ चीज़ें नेचुरल होती है जो हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाते। अगर पेपर आपका छूट रहा है तो आप कोशिश करिएगा सबसे पहले 2 मार्कर करना, और 2 मार्कर में आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 90 मिनट में से 10 मिनट वहाँ चले गए आपके। फिर आप कोशिश करिए, मतलब मैं कैसे 2 मार्कर कंप्लीट करे, फिर मैंने कंप्लीट करे अपने 10 मार्कर। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब बोलते हैं ना कि पेपर छूटता सिलेक्शन रुक जाता है। मैं 2020 का पेपर छूटा, 22 का पेपर छूटा, 23 का पेपर छूटा, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं रुका। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले स्कोरिंग, उस वक्त में 2 ही पोर्शन होते थे, लाइक 3 मार्कर और 11 मार्कर। 3 मार्कर आपको पूरे नंबर देते हैं, और 11 मार्कर में अगर आपने बहुत अच्छा लिख दिया है ना तो आपको कम ज़्यादा से नेक्स्ट में मतलब 8 नंबर तक मिल सकते हैं। जो कोचिंग में हमें 5 नंबर टेस्ट सीरीज में देते हैं, वहाँ पे हम 8 नंबर तक अचीव कर पाते हैं। तो जब आप ये 3 मार्कर 2 मार्कर आपने अच्छे से करा, 10 मार्कर करिएगा और उसके बाद 7 मार्कर में आइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप देखोगे कि 7 मार्कर के क्वेश्चन आप पिछले पेपर कितने उठा लीजिएगा, 10 मार्कर आपको पूरा बन जाएगा, आपके सिलेबस से आएगा। 2 मार्कर तो जैसा होता है वैसा होता है। 7 मार्कर में 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि या तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, और या पता होगा तो आपको 1-2 लाइन पता होगी। तो जो वो 2 क्वेश्चन का समय है ना, वो आप जो 8 क्वेश्चन बचे हैं 7 मार्कर, उनको अच्छे से कवर करने में कंप्लीट कीजिएगा। और उन 2 क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास 3 से 4 मिनट भी बचते हैं ना, तो आप, ऐसे तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा है बट हम कोशिश करते हैं कि हम लिखें उसके बारे में, इवन डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं, तो वो डेफिनेशन लिख के आप कवर कीजिएगा।
तो आप जैसे कि जो 7 मार्कर है उसको लास्ट में करना, ये ऐसा मैं करता हूँ। अब आपकी राइटिंग, आपकी स्पीड और आपके कंटेंट के हिसाब से आप फॉलो कीजिएगा। अब चूंकि 7 मार्कर भी डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है कि आपका सिलेक्शन इस बार कट ऑफ कम इसलिए गया है क्योंकि 7 मार्कर क्वेश्चन की वजह से। पहले कट ऑफ जब पेपर आप इस बार 4 मतलब 100 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गए, पेपर 4 में 2 पेपर ऐड हो गए, 2 पार्ट ऐड हो गए, पहले नहीं थे। उसके बाद भी कट ऑफ उतना ही गया जितना पहले बराबर जाता था, जबकि नियम से तो इस बार ज़्यादा जाना चाहिए था, क्योंकि 100 नंबर अगर बढ़े हैं तो 100 में से हम 40% भी अगर मानते 40 नंबर बढ़ने चाहिए थे, बट नहीं बढ़े। कारण ये है कि 7 मार्कर में नंबर नहीं मिले होंगे, उनने 7 मार्कर में इतनी एवरेज मार्किंग की होगी। क्योंकि आप सोचिएगा 12 लाइन है, 12 लाइन में आपको इतना अच्छा कैसे लिख पाओगे कि आपको 5 से 6 नंबर अचीव करना है। इतना सुंदर और इतना अच्छा लिखना कि मतलब पूरा कंटेंट उसमें समाहित हो जाए, वो थोड़ा सा एक टफ टास्क होता है। इसलिए आप पहले 2 मार्कर कीजिएगा, फिर 10 मार्कर कीजिएगा, फिर 7 मार्कर पे आइएगा। और करने का एक तरीका, पेपर 1 में ज्योग्राफी पहले उठाना। अगर आपको हिस्ट्री आपने पहले उठाया और वो नहीं बना आपसे, तो वो आपको दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा पेपर होता है जिसमें 10 मार्कर में मतलब जो 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 2 मार्कर, उसमें से कभी कभार 2023 में अमूमन बच्चे मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन करके आए, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन। 2023 का जो पेपर हुआ है उतना टफ हिस्ट्री का आया था, और उसे ही देख के लोग पैनिक कर गए। कितने ही लोग पैनिक कर जाते हैं और पेपर आगे के बिगाड़ लेते हैं। और ज्योग्राफी इतना इजी आता है कि उस 150 नंबर में से आप 90 नंबर अचीव कर सकते हो और 90 से ऊपर कर सकते हो। तो आप ऐसे भी जब पेपर देने जाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि कौन सा पेपर इजी आए, पहले वो करें। पेपर 1 में आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप ज्योग्राफी करो, पेपर 2 में पॉलिटी करो, पेपर 3 में अगर आपका साइंस अच्छा है तो साइंस करना, नहीं तो इकोनॉमी अच्छा है तो इकोनॉमी करना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि किस जगह हम नंबर अच्छे स्कोर कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीड मेंटेन कैसे की, देखो सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि मैं टेस्ट देता था तो कोशिश करता था कि 150 मतलब लाइक नंबर का होता था, पार्ट वाइज देता था, तो उसमें से मैं कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहा हूँ एक। और दूसरा होता था कि टाइमर लगा के लिखना। घर पे भी मैंने पढ़ा कोई सा क्वेश्चन और मैं लिखने की कोशिश करता था उसे वहीं वहीं, और कोशिश करता था कि 2 मार्कर 45 सेकंड में हो रहा है, 55 सेकंड में हो रहा है। ऐसे माइन्यूट से सेकंड घटा घटा के भी आपकी अगर स्पीड कम है तो आपको करना पड़ता है। और वो आप जब करोगे, जब आप 7 मार्कर 10 मार्कर भी अगर लिख रहे हो, किसी 10 मार्कर में आप लिख रहे हो, आपने क्वेश्चन लिखा, आपको लग गए 10 मिनट, आपको लग गए 11 मिनट, इतना लगना नहीं चाहिए। 8 से 9 मिनट बहुत हाईएस्ट होते हैं, और वो तब कम होगा जब आपकी कमियां आप आइडेंटिफाई करोगे। इवन मतलब आप ये बात मानिएगा, बहुत बार हम लिखते हैं कि हम बहुत बार गोला बनाने में, चार्ट बनाने में, और कोई सा हम वर्ड फॉर्मेट करते हैं ना, उस वर्ड फॉर्मेशन में भी इतना टाइम होता है, माइन्यूट सा माइक्रो सेकंड होता है, उसको भी हम कम करके हमारा टाइम बचा सकते हैं। एक एक सेकंड वहाँ कीमती होता है। तो आप जब खुद लिखोगे तो आप जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स है कि 2 मार्कर मतलब हमें 10 मिनट ज़्यादा नहीं देना है, जो 11 मार्कर होते हैं उसमें से 10 मार्कर भी 5 आते हैं तो 40 मिनट से उसमें ज़्यादा नहीं देना है, 8 5 40, 10 मिनट हो गए 50, और 40 मिनट जो होते हैं हमारे 7 मार्कर में दे दिए, ताकि हम 7 मार्कर भी अच्छा लिख पाए। तो ये एक बेसिकली मतलब बेसिक सा एक कैलकुलेशन होता है जो हम मेंस में आंसर राइटिंग करते वक्त यूज़ करते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, देखो इनका क्वेश्चन है कि हम प्रीलिम्स और मेंस हम इंग्लिश में लिखते हैं और इंटरव्यू हिंदी में देता है। इसमें गलती कैसे होती है, मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि 2020 का मेरा पहला इंटरव्यू था। मुझसे उनने क्वेश्चन पूछा किनशिप, नातेदारी, हाँ वही क्वेश्चन था, और मैंने वर्ड उसमें यूज़ कर दिया, क्योंकि उस वक्त प्रेशर बहुत होता है, मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैंने वर्ड यूज़ कर दिया कॉन्सिग्यूनल। अगर मैं नॉर्मल अगर कॉन्सिग्यूनल वर्ड यूज़ करा जिसका मतलब होता है ब्लड रिलेशन, खून के संबंध, और सामने वाले बोर्ड मेंबर को कंसेंट सुनाई दिया। अब चूंकि वो लोग काफ़ी एजेड होते हैं और हमारे, अब मैंने 2 बार बोला, ज़्यादा आर्ग्यू हम कर नहीं सकते, मैंने बोला कंसिग्यूनल, उनको सुनाई गया कंसेंट। तो इसमें यही बोलना चाहता हूँ कि जितना सिंप्लीफाइड हो आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनको तीनों को कभी अलग करके मत पढ़िएगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है।
आपके प्रीलिम्स के फैक्ट आपके जब इंटरव्यू में आप बोलोगे तब काम आएंगे। उदाहरण बताता हूँ, इसी इंटरव्यू 2024 में मुझसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो कर रही है, आप बताइएगा। मैंने 4 से 5 जो फैक्ट थे प्रीलिम्स के वो उन्हें बताए कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। फिर मैंने वही ऑटोमोबाइल वाला, मोबाइल वाला, रेमिटेंस वाला, आईटी वाला, एमएसएमई वाला और एक्सपोर्ट वाला, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो ये 4 से 5 मैंने फैक्ट उनको बताया और वो फैक्चुअली क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि रिवर लिंकिंग क्या है, जो आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन है। रिवर लिंकिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ चल रही है, इंडिया की बताइए, एमपी की बताइए, वाटर सेट मैनेजमेंट क्या है। ये मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन थे। तो आप अलग अलग इसको मत मानिएगा, आप कोशिश करिएगा कि आप मेंस अगर पढ़ रहे हो तो आप इंटरव्यू की तैयारी करो। अगर आप विमेन रिजर्वेशन पढ़ रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होना चाहिए और एक सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए। वो सॉल्यूशन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। कास्ट सेंसस के पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, आपके हिसाब से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो तीनों को साथ लेके चलिएगा। बाकी और कुछ, चलो ठीक है, बस मैं अंत में यही कहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने सुना मुझे। बाकी जितना भी आप याद रखिएगा, आपका इतने सारे लोग बैठे ना, कंपटीशन आपके बीच है ही नहीं, कंपटीशन अपने आप के बीच, अपने आप के प्रति। आप जितना बेटर करोगे उतना अचीव करोगे। और आप में से कोई लोग दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो, आपका सपना पूरा हो, जो पैशन आपका है वो आप फॉलो करो, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो, आप डीसी बनो, जो पोस्ट आपको चाहिए वो आपको मिले। अपने आप के प्रति ईमानदार रहिएगा, जितना आप कर रहे हो उतना करिएगा और हमेशा दूसरों से सीखने की चाह रखिएगा। ग्रुप के ग्रुप सिलेक्ट होते हैं, हम 8 से 9 लोगों का ग्रुप था हमारा। मुझे बोलते हुए फ़ख्र है कि हम 9 लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। हम में से 2-3 लोग डीसी है, कोई डीएसपी है, कोई कहाँ पदस्थ है, कोई अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, कोई प्राइवेट में गया तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा उसने प्लेसमेंट लिया है, कोई टीचिंग में गया तो वो भी अच्छा कर रहा है, कोई प्रोफेसर बना है तो वो भी अच्छा कर रहा है। तो हर व्यक्ति और आपस में सीखिएगा। हर एक इंडिविजुअल, आप एथिक्स में पढ़ोगे, इंडिविजुअल डिफरेंस है। लिटरली हमारे मन में कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष होना ही नहीं चाहिए। हम सब एक अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग प्रयोजन से हम यहाँ आए। हर किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, सोशल बैकग्राउंड अलग है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड अलग है और मेंटल ग्रोथ अलग है। कंपटीशन रखिएगा ही मत अपने बीच में कि यार ये अच्छा नंबर अचीव कर रहा है, मैं कम क्यों कर रही हूँ। ये आप मान के चलिएगा कि आपको उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिस मेरे दोस्त का मैंने आपको उदाहरण दिया है, उसकी राइटिंग अच्छी, उसकी स्पीड अच्छी, उसका लिखने का तरीका अच्छा, उसका सोचने का तरीका अच्छा। अगर मैं उससे जेलस की भावना रखता तो मैं शायद आगे पहुंच ही नहीं पाता। मैंने अपनी कमी आइडेंटिफाई की, उससे सीखा, उसको अपनी कॉपीज दिखाई, उसने जितनी जितनी चीज़ मुझे बताई मैंने वो फॉलो करी और मतलब मेरी तरक्की में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान मेरे हर दोस्त का रहा है, जिन्होंने मुझे प्रीलिम्स के स्टेज पे, मेंस के स्टेज पे, इंटरव्यू के स्टेज पे बताया है। और ग्रुप के ग्रुप सिलेक्ट होते हैं। हमारा ग्रुप ही हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है और जो हमें तार्किकता देती है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को ग्रोथ करने में मदद करती है। इसी उद्देश्य के साथ आप सब पढ़िएगा और आप सब आगे जाओगे, ये मेरा यकीन है। अपनी कमियों पे हमेशा फोकस करते रहिएगा। जो चीज़ आपको लगे कि ये मेरी कमी है, उस पर फोकस करिएगा। राइटिंग अच्छी नहीं है तो उस पर भी काम करिएगा। आपको अगर कहीं कोचिंग ज्वाइन करना पड़े कि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, स्पीड मेरी अच्छी नहीं है, तो करिएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे आगे नहीं पढ़ पाओगे। ये सकोच लोग बाग आना जाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोलेगा, कोई क्या नहीं बोलेगा। इसलिए आप अच्छे से करिएगा, अपनी कमियों पे फोकस कीजिएगा, अपने टीचर्स से सीखिएगा, जहाँ जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखिए। आप में से कोई टेक फ्रेंडली होगा उससे सीखिएगा। एक इंटरव्यू का क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ लास्ट वाला, कि हम किससे कैसे क्या सीख सकते हैं। मुझसे अंत में उनने क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताइएगा कि आप सब लोग इतना रट रुटा के प्रीलिम्स निकाल के, मेंस निकाल के यहाँ आ गए हो, आपके पास वर्तमान समय की कोई टेक्नोलॉजी है, आपके पास कोई स्किल है? तो अब मेरे पास स्किल थी है, मतलब लाइक मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता था और लाइक मैं अपने जिसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करना ये सब करता था। मैं किसी कोचिंग पे एज ए टीचर असिस्टेंट काम भी करता था। मैं नेट JRF क्वालिफाइड था तो मैं वहाँ पर भी काम करता था, स्कूल ऑफ सोशल साइंस में। अब मुझे याद आया मेरे एक दोस्त की बात, जो वो हमेशा मुझसे बोलता था कि अनिल तू और टेक सेवी हो, थोड़ा और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, मोबाइल का उपयोग इस तरह से कर तू। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही वर्ड याद आया। मैंने कहा कि सर, यस सर, आई एम ए टेक सेवी पर्सन और मैं वर्तमान टेक्नोलॉजी को भरपूर उपयोग करता हूँ।
सो ये मेरे दोस्त की बात थी जो मैंने वहाँ छापी है। अगर शायद वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं होते तो मैं यही बोलता कि सर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। मान लेते हो तो ब्लॉग बना रहा होगा, कुछ भी मान सकते हैं, डांस कर रहा होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये सीखना होता है हमारे ग्रुप का। आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। आपको सभी को शुभकामनाएं, आप अपने भविष्य में तरक्की करें। थैंक यू।